बात करते हैं उन खबरों की जो आज दिन भर सुर्खियों में रही। देश में इस वक्त सबसे बड़ी सियासत इसी बात पर छिड़ी है, आखिर कोई किसी की जाति कैसे पूछ सकता है, उसकी जाति के बारे में संसद में कैसे सवाल कर सकता है। दलील दी जा रही है जाति पूछना गलत बात है। ये सारे सवाल कल से लेकर अभी तक संसद के गलियारों से लेकर सड़क तक चर्चा का विषय बने हुए हैं और जाति पर यह बवाल तब हो रहा है जब विपक्ष खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना के जरिए देश में जातियां गिनना चाहते हैं। जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? पत्रकार साथी, नाम क्या है इनका? पूरा बताइए ना। पुष्पेंद्र सिंह। तो ये तो सूत्र नहीं है ना। तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है? नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो। क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ उसका। वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं। कहते हैं जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। लेकिन ये ज्ञान की बातें राजनीतिक विज्ञान पर लागू नहीं होती, क्योंकि सियासत में जाति सरनेम नहीं सत्ता की सीढ़ी होती है, जिससे सुविधानुसार बताया और छिपाया जाता है। जाति की इसी राजनीति पर संसद में संग्राम मचा हुआ है। चुनाव से पहले जो विपक्ष खुलकर जाति पूछता था, अब उसी विपक्ष को जाति पर एतबार है। जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? तो मानसून सत्र के बीच हिंदुस्तान के सियासी चिराग से फिर जाति का चिन्ह बाहर आ गया। इस बार चिराग पर हाथ फेरा है जातिगत जनगणना के मुद्दे। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। जाति जनगणना का मुद्दा था, मगर इस दो शब्द से दो मुद्दे निकलकर सामने आ गए। पहली जाति, दूसरा जनगणना। और हैरत ये कि पहले ने दूसरे को मात दे दी। अब जनगणना की बात नहीं हो रही है, बहस छिड़ी है जाति पर। विरोधी पूछ रहे हैं कि जाति कैसे पूछे। आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। कल से आज तक सदन से लेकर सोशल मीडिया तक जाति के मुद्दे पर सियासी बवाल जारी है। 2024 के नतीजों से उत्साहित विपक्ष इस मुद्दे पर लीड लेने की कोशिश में जुटा है, तो बीजेपी विपक्ष की नीयत पर सवाल उठा रही है। श्री राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस पार्टी सुबह शाम रात जाति 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 करते रहते हैं और यहाँ जाति पूछने पर सवाल खड़ा करता है। दरअसल जाति पर संग्राम में विपक्ष के मुख्य चेहरा है राहुल और अखिलेश। जाति कैसे पूछ ली के सवाल पर अब बीजेपी दोनों के पुराने बयानों को दिखा रही है, जहां दोनों जमकर जाति पूछ रहे हैं। राहुल गांधी और अखिलेश के ये पुराने बयान सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। खुद अनुराग ठाकुर ने अखिलेश के इस बयान को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। आज जब अखिलेश यादव से संसद के बाहर इन बयानों पर सवाल पूछा गया, तो खुद को जातीय भेदभाव पीड़ित बताने लगे। सत्ता और विपक्ष दोनों तरफ से जाति पर कोहराम मचा हुआ है। लोकसभा चुनाव में जाति के जिस चक्रव्यूह में विपक्ष ने बीजेपी को फंसाया, अब बीजेपी उसी जाति पर फ्रंट फुट पर खेल रही है। खुद पीएम ने अनुराग ठाकुर के भाषण की तारीफ कर शेयर किया, तो सड़कों पर नेताओं ने मोर्चा खोला हुआ है। राहुल गांधी अपनी जाति अगर पूछा, हमें कोई पूछे गिरिराज सिंह तो किस जाति को, हम बोलेंगे कि हम फलाने जाति के हैं और हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, कुछ बोलेंगे। ये देश को राहुल गांधी बताएं कि उनकी जाति क्या है, उनका धर्म क्या है। इस तरीके का अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया अनुराग ठाकुर ने, वो बहुत ही पूरे देश का अपमान है। जो राहुल जी के बारे में उस व्यक्ति ने बोला है, बहुत ही घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया है, गलत बात बोली है। पूरे उत्तर प्रदेश में इसका विरोध होगा। जाति पर विपक्ष के ऐतराज को एक्सपोज करने के लिए पुरानी तस्वीर शेयर की जा रही है।
जिसमें इन दलों की तरफ से कभी दलित सम्मेलन तो कभी ब्राह्मण सम्मेलन में नुमाइंदगी की गई थी। साफ है कि सड़क से लेकर सदन तक जाति को लेकर आरोप प्रत्यारोप और सियासत जारी है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है, क्योंकि ये बस जाति का सवाल नहीं बल्कि सियासत का सबसे पुराना फॉर्मूला है, जिसके सहारे हर राजनीतिक दल सत्ता की सीढ़ी चढ़ना चाहता है। रिपोर्ट जी मीडिया। देश की राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए घटनाक्रम के बाद बेसमेंट में चल रहे संस्थानों के खिलाफ देश के कई हिस्सों में कार्रवाई हो भी रही है और जारी भी है। लेकिन हैरानी की बात देखिए कि देश दुनिया को ज्ञान बांटने वाले विकास सर खान सर जैसे जाने माने शिक्षक भी कानून की धज्जियां उड़ाने में पीछे नहीं है, जो बच्चों की जिंदगी दांव पर लगाकर बेसमेंट में पढ़ाई करा रहे हैं। अब इनके बेसमेंट वाली कोचिंग क्लास पर भी ताला लग रहा है। पटना में खान कोचिंग सेंटर पर ताला लगा तो दिल्ली में दृष्टि आईएएस की बेसमेंट वाली क्लास भी सील हो गई। अब इन कोचिंग सेंटर पर प्रशासन ने ताला क्यों लटकाया, उसकी वजह ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद की कार्रवाई है। इन कोचिंग सेंटर्स के सर्वा कौन है, इससे शायद ही कोई अनजान हो। विकास दिव्य कीर्ति दिल्ली में दृष्टि आईएएस के नाम से कोचिंग सेंटर चलाते हैं। इनसे हजारों स्टूडेंट आईएएस बनने के लिए कोचिंग लेते हैं। स्टूडेंट्स के सामने ज्ञान की गंगा बहाते हैं, उन्हें सही गलत के बीच फर्क करना सिखाते हैं। ऊपर सब कुछ शून्य शून्य है, कुछ भी नहीं गगन में। धर्मराज जो कुछ भी है वह मिट्टी में जीवन में। लेकिन कोचिंग से होने वाली कमाई ने इनकी आंख पर पट्टी बांध दी थी। दिल्ली के मुखर्जी नगर में विकास दिव्य कीर्ति बेसमेंट में क्लासेस चला रहे थे, लेकिन जब प्रशासन हरकत में आया तो इनके बेसमेंट वाली क्लास को सील कर दिया। ये कह सकते हैं आराम से कि चूक हुई है, और लेकिन वो चूक ऐसी नहीं थी कि नीयत हमारी खराब रही हो, लेकिन हाँ चूक हुई है नियमों के स्तर पर। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इन्हें नियम कायदों का पता नहीं था। ऐसा भी नहीं है कि खतरे से विकास दिव्य कीर्ति अनजान रहे हों, लेकिन जब तक बेसमेंट में कोचिंग की दुकान चल रही थी सब ठीक था। मामला उजागर हुआ तो ज्ञान बांटने वाले इन गुरुजी की भी पोल खुल गई। अब आपको लेकर चलते हैं पटना में। पटना वाले खान सर तो ऑनलाइन कुछ ज्यादा ही फेमस है। पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इन्हें भी देश दुनिया और कानून का ज्ञान बखूबी है, लेकिन जब स्टूडेंट की सुरक्षा की बात हो तब इन्होंने भी आंखें मूंद ली। मगर दिल्ली की घटना के बाद प्रशासन की आंखें खुल गईं। पटना के भिखना पहाड़ी स्थित खान जीएस एकेडमी में कई खामियां मिली। इसके अलावा कोचिंग संस्थान को लेकर जरूरी पेपर तक नहीं थे। जो खान जीएस क्लासेस है उनके द्वारा हम लोगों से समय मांगी है कि अलग अलग जो सर्टिफिकेट रहते हैं तो वो फिलहाल अभी है उनके पास, लेकिन उन्होंने थोड़ा समय मांगा है, कल हमको ऑफिस में लाके जमा कर देंगे। पटना के बोरिंग रोड चौराहे पर खान जीएस एकेडमी का सेंटर है। यहाँ एसडीएम को जांच के दौरान कोचिंग में एंट्री और एग्जिट के लिए एक ही गेट मिला, जो कि नियमों के खिलाफ है। इसलिए खान सर के इस कोचिंग सेंटर पर भी कार्रवाई की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात अयोध्या की करते हैं, जहां एक बार फिर चुनावी रंग चढ़ने वाला है। फैजाबाद लोकसभा चुनाव की हार के बदले की कहानी मिल्कीपुर में लिखने की तैयारी हो रही है। मोर्चा खुद सीएम योगी ने संभाला है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव दिल्ली से अयोध्या की हार पर लगातार नमक छिड़क रहे हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजे तय करेंगे यूपी में जाति की राजनीति आगे बढ़ेगी या हिंदुत्व की लहर पर सवार होगी। जब सरकार से चले जाएंगे तो विश्व की सबसे बढ़िया नगरी अगर कोई बन करके दिखाएंगे तो वो अयोध्या नगरी होगी। कल संसद में बजट पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने अपने भाषण का समापन अयोध्या पर किया। बीजेपी की हिंदुत्व वाली राजनीति को चुनौती देते हुए नए सिरे से राम नगरी की दशा और दिशा बदलने का दावा किया। अब इसी दावे की हवा निकालने के मकसद से सीएम योगी हफ्ते भर बाद अयोध्या जाने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में हार के बाद ये सीएम योगी का पहला अयोध्या दौरा है और कोशिश है हिंदुत्व की राजनीति को एक बार फिर धार देकर जाति की सियासत को भेदना। योगी की इस अयोध्या यात्रा पर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की नजर है, क्योंकि यूपी चुनाव से पहले यूपी में सियासत की नई प्रयोगशाला है
अयोध्या से महज 35 किलोमीटर दूर मिल्कीपुर। सीएम योगी 7 अगस्त को अयोध्या में सावन झूला समीक्षा की बैठक करेंगे। साथ ही मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सीएम योगी आने वाले 7 अगस्त को अयोध्या दौरे पर जाने वाले हैं। मिल्कीपुर की जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए साख का सवाल है, लिहाजा सीएम अब इसके लिए जमीन पर उतरकर पूरी तरह से अपने पदाधिकारियों को हर हाल में मंत्र देते हुए नजर आएंगे। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी मिल्कीपुर में तैयारियों को धार दे रही है। 2 दिन पहले ही सीएम योगी के करीबी मंत्री स्वतंत्र देव मिल्कीपुर पहुंचे। संगठन का लंबा अनुभव रखने वाले स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर मिल्कीपुर में जीत की गारंटी का दावा किया। संगठन के नेतृत्व में, आदरणीय योगी सरकार के नेतृत्व में मैं गारंटी से कहता हूं सभी उपचुनाव हम जीतेंगे और एक तरफा हम चुनाव जीतेंगे। इससे पहले योगी सरकार के 4 मंत्री मिल्कीपुर में घूम घूम कर पार्टी पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दे चुके हैं। यानी बीजेपी किसी भी कीमत पर अयोध्या की हार का बदला लेने के लिए बेताब है। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में जीत को दोहराने के लिए अखिलेश यादव भी पूरी तैयारी में नजर आ रहे हैं। आज सरकार को घेरने के लिए अखिलेश कैमरे के सामने आए तो पहले उन्होंने अयोध्या में समाजवादी जीत की ट्रॉफी अवधेश प्रसाद को जन्मदिन की शुभकामनाएं। सबसे पहले तो अवधेश प्रसाद जी का आज जन्मदिन है, उनको बहुत शुभकामनाएं। वो और ऊंचाई पे जाएं, स्वास्थ्य बेहतर हो, स्वास्थ्य बेहतर हो। मिल्कीपुर में अवधेश की विरासत को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी भी संगठन स्तर पर जोरदार तैयारी कर रही है। पीडीए फॉर्मूले से लेकर सोशल इंजीनियरिंग को धार दी जा रही है ताकि अयोध्या की मनोवैज्ञानिक बढ़त बरकरार रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात यूपी और एमपी के मदरसों की करते हैं, जहां सियासी संग्राम मचा हुआ है। 1.5-2 महीने से सोशल मीडिया पर बयान जारी करने के बाद मौलानाओं ने कल सीएम योगी से मुलाकात की। वहीं एमपी के श्योपुर में 56 मदरसों पर ताला लग गया। आरोप मदरसों की आड़ में भ्रष्टाचार करने का है। यूपी सरकार की तरफ से 1 नहीं 2 नहीं पूरे 8,449 मदरसों को नोटिस थमाया गया है। मदरसों में नोटिस पहुंचते ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लखनऊ में सीएम योगी के दरबार तक दौड़ लगाई और नोटिस वापस लेने की मांग की। मुलाकात हमारी इस लिहाज से अच्छी रही कि हमने अपनी पूरी बात कम्युनिकेट की। आधे घंटे तक तफसील से गुफ्तगू हुई और हमने ये उनके साथ बात रखी। मदरसों को ये नोटिस यूपी मुख्य सचिव की तरफ से जारी किया गया था। मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अभाव पर चिंता जताते हुए सरकार ने गैर मुस्लिम बच्चों का ट्रांसफर सरकारी स्कूलों में कराने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश के मदरसे, खासतौर पर अल्पसंख्यक समाज के नौजवानों के विकास के लिए हमारी योगी सरकार पूरी तरीके से संजीदा है और हम ईमानदारी से अपने अल्पसंख्यक समाज को विकास से, तरक्की और तालीम से जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। दरअसल पिछले महीने ही राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने यूपी के मदरसों पर एक रिपोर्ट तैयार की। एनसीपीसीआर ने इस रिपोर्ट को यूपी सरकार को भेजा। इसी रिपोर्ट के आधार पर यूपी सरकार ने 26 जून को निर्देश जारी किए थे, जिसके मुताबिक सरकारी वित्त पोषित मदरसों और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों से गैर मुस्लिम छात्रों का सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराया जाए। पूरी प्रक्रिया के लिए जिला स्तर पर कमेटी का गठन किया जाए। इन्हीं आदेशों को नोटिस की शक्ल में यूपी के 8,449 मदरसों के बाहर चस्पा कर दिया गया है। कल तक चच्चा गच्चा की पहेली में उलझे शिवपाल यादव ने मदरसों में नोटिस को लेकर मोर्चा खोल दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जन विरोधी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फिर से जनता को गच्चा देने का काम किया। यूपी में मदरसों पर उलेमा से लेकर नेताओं ने सियासी संग्राम मचा दिया है, तो वहीं एमपी में भी मदरसों पर मुद्दा गर्म है। श्योपुर में जिला शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर श्योपुर में सरकार ने 54 मदरसों की मान्यता समाप्त कर दी है। ये मदरसे नियमानुसार संचालित नहीं हो रहे थे। इन मदरसों को शिक्षा विभाग की तरफ से मिलने वाली वित्तीय मदद तत्काल प्रभाव से रोक दी गई है। श्योपुर में मदरसों पर वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप भी है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी सरकार के पूर्व मंत्री की शह पर मदरसा संचालन का घोटाला किया गया। कैसे दे रहे थे आप जब पढ़ाई नहीं हो रही थी, मदरसे बंद है, कोई भी स्कूल या शैक्षणिक संस्थान जो संचालन में नहीं है, बंद है, गतिविधियां नहीं है, जहां उसको पैसे कौन दे रहा है? जो लोग भी पैसे दे रहे हैं शासन प्रशासन में और मंत्रिमंडल में, तीनों पर साथ में कार्रवाई की जाए। यानी एमपी से लेकर यूपी तक मदरसों पर संग्राम छिड़ा है। कहीं धार्मिक स्वतंत्रता की दलील है तो कहीं करप्शन कनेक्शन। सूबे अलग हैं, मुद्दे भी अलग, मगर दोनों बीजेपी शासित राज्यों में मदरसों पर सियासी शोर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
यूपी की राजधानी में बारिश से सिस्टम डूब गया। राजधानी लखनऊ में आज बादल जमकर बरसे और जब कुछ घंटों की बारिश थमी, हालात हैरान करने वाले थे। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की हैं, जहां चंद घंटों की बारिश ने पूरे सरकारी सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। जिस विधानसभा से राज्य की बेहतरी के फैसले लिए जाते हैं, वो विधानसभा पानी पानी हो गई। यहां तक कि जिस नगर निगम पर शहर को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी है, वो बारिश की ताकत के आगे बेबस हो गया। लखनऊ में भारी बारिश से हालात खराब हो गए। नगर निगम की लापरवाही की वजह से शहर में हर जगह जलभराव हो गया। बारिश का पानी विधानसभा में घुस गया। सचिवालय की बिल्डिंग में भी बारिश का पानी आने से परेशानी हो गई। यूपी विधानसभा में सत्र के दौरान ही विधानसभा में पानी भरने लगा। गेट नंबर 7 के अंदर और बाहर पानी ही पानी नजर आने लगा। विधानसभा के ग्राउंड फ्लोर पर भी पानी घुस गया। कई कमरों में बारिश के पानी से कर्मचारियों को परेशानियां झेलनी पड़ी। इतना ही नहीं, जिस वक्त जोरदार बारिश हुई तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में ही मौजूद थे। उन्हें 1 नंबर गेट से बाहर निकाला गया। आम दिनों में सीएम को विधानसभा के गेट नंबर 8 से निकाला जाता है। लखनऊ की अगर हम बात करें तो ये देखिए, आप विधानसभा के निचले तल पर मैं मौजूद हूँ और आप पानी की जो यहाँ पर जो जलभराव है स्थिति देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा जलभराव हो गया है। आप देखिए पूरा जो तल है, यहाँ पर आप कमांडोज देख सकते हैं, कमांडो भी इसी पानी में ही मौजूद हैं। और नीचे जो चूंकि देखिए पावर घर है और इसके साथ साथ देखिए पूरा पानी जो है ये पूरा नीचे के जितने भी कमरे हैं उसमें पानी पूरा भर गया है। इसके साथ साथ देखिए लगातार यहाँ पर जो यहाँ पर कर्मचारी हैं वो पानी निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बारिश का पानी सचिवालय की बिल्डिंग में भी घुस गया। पानी निकालने के लिए मजदूरों को बाल्टियां लेकर लगाया गया। लखनऊ में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला हाल उस नगर निगम का था जिसके ऊपर पूरे शहर को वाटर लॉगिंग से बचाने की जिम्मेदारी है। चंद घंटों की बारिश के चलते लखनऊ नगर निगम के दफ्तर में ही पानी जमा हो गया। दफ्तर में काम कर रहे कर्मचारियों के पैरों के नीचे फर्श की जगह पानी आ गया और हालात कुछ इस तरह के हो गए। भारी बारिश के बाद हाल ये हुआ कि नगर निगम की छत तक लीक हो गई और खुद नगर निगम अपने दफ्तर को पानी से निजात दिलाने की कोशिशों में जुटा नजर आया। लखनऊ के लोगों को काफी अरसे से बारिश का इंतजार था, लेकिन कुछ घंटों की बारिश ने पूरे सिस्टम के दावों की धज्जियां उड़ा दी। यूपी की राजधानी का ये हाल तब है जब शहर में एक ही दिन जोरदार बारिश हुई है और अभी आने वाले दिनों में और तेज बारिश का अलर्ट है, यानी लखनऊ की परेशानी अभी और बढ़ने वाली है। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।